दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जियो ने हमें पहले सस्ते इंटरनेट की आदत लगवाई और अब इसे महंगा कर दिया है। पहले तो हमें रोजी रोटी, कपड़ा और मकान से ही काम चल जाता था, लेकिन जियो ने हमें अब डेटा का भी आदी बना दिया। अब जब डेटा महंगा हुआ तो जियो के साथ साथ एयरटेल और वीआई ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। इसके कारण तीनों कंपनियों ने मिलकर एक ही झटके में 50,000 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। दोस्तों, आपने सोचा कभी कि बीएसएनएल जो कभी मार्केट लीडर था, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी थी, वो अचानक से लॉस में कैसे आ गई? क्या बीएसएनएल फेल हुआ या उसे जानबूझकर फेल किया गया? इसके पीछे कई कारण हैं। इस मुश्किल हालात के बाद भी अब तक ये कैसे टिका हुआ है और अब क्या वास्तव में वापसी कर पाएगा? और बीएसएनएल का वापसी करना आम भारतीयों के लिए ज़रूरी क्यों है? इस पूरे गेम में टाटा जी की क्या भूमिका है? इस सब पर चर्चा करेंगे। पूरे घटनाक्रम में 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएसएनएल की शुरुआत अक्टूबर 2000 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, ताकि आम आदमी आसानी से एक दूसरे से बात कर सके और यह सुविधा सस्ती हो, किफ़ायती हो। उस समय प्राइवेट कंपनियां बहुत कम थी और जो थी वो ज़्यादातर शहरों में अपनी सेवाएं देती थी। उनका मानना था कि शहरों में काम करना आसान है और वहाँ से ज़्यादा पैसा भी मिलता है, जबकि गाँव में काम करना मुश्किल और कम प्रॉफिट वाला होता है। जबकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते जनता के हित में सोचती थी और इसीलिए वह दूर दराज के गाँव, पहाड़ों और रिमोट एरिया तक पहुंची। भले ही बीएसएनएल का प्राथमिक उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं था, फिर भी उसने पहले ही साल में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया और 2001 से 2008 तक हर साल प्रॉफिट में रही। इन 8 सालों में बीएसएनएल ने कुल 44,668 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। बीएसएनएल एक समय में भारत सरकार के लिए प्रॉफिट देने वाली कंपनी थी। 2005 में उसने 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उस समय बीएसएनएल का मार्केट शेयर 70% था और बाकी कंपनियां जैसे एयरटेल, डोकोमो, आइडिया अपने शुरुआती दौर में थी। और इधर बीएसएनएल का नाम और इधर मार्केट में बीएसएनएल का नाम था। लेकिन जब कोई चीज़ सरकारी खजाने में बहुत ज़्यादा पैसा लाने लगती है, तब उसमें लालच बढ़ जाता है और यही बीएसएनएल के साथ हुआ। और इसके पिछड़ने के 4 मेजर कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण 2000 के आसपास उस समय के टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन पर आरोप लगा कि उन्होंने बीएसएनएल की सेवाओं का दुरुपयोग किया है। सीबीआई ने उनसे पूछताछ की और पता चला कि उन्होंने बीएसएनएल के बड़े अधिकारियों की मदद से अपने घर पर 323 हाई स्पीड कनेक्शन लगवाए थे। इन कनेक्शनों का उपयोग उन्होंने प्राइवेट मीडिया चैनल सन नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए किया। सरकारी संसाधनों का इस तरह से दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार के दायरे में आता है और इस कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दयानिधि मारन के इस्तीफे के बाद ए राजा टेलीकॉम मंत्री बने। उस समय बीएसएनएल एक नई टेक्नोलॉजी वाईमैक्स लाने की तैयारी कर रहा था, जिससे वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सके। लेकिन इस स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट में भारी भ्रष्टाचार हुआ और इसे 2G घोटाला के नाम से जाना है। यह घोटाला लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए का था। इस घोटाले के बाद बीएसएनएल के हालात बिगड़ते ही चले गए। इन विवादों के बाद भी बीएसएनएल पर सीबीआई और अन्य एजेंसियों की नजरें गई। जांच में यह सामने आया कि बीएसएनएल ने कई टेंडर ऐसी कंपनियों को दिए जिनका अस्तित्व ही नहीं था, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यहाँ तक कि नोकिया जैसी जानी मानी कंपनी को भी रिजेक्ट कर दिया गया और फर्जी कंपनियों को टेंडर दिए गए। जब बीएसएनएल भ्रष्टाचार और जांच में उलझा हुआ था, तब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी निजी कंपनियां तेजी से अपना विस्तार कर रही थी और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था और वे बिना किसी रुकावट के अपनी सेवाएं बढ़ा रही थी। बीएसएनएल ने 9,30,000 जीएसएम लाइनों का एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया था, जिसकी वैल्यू लगभग $10 बिलियन थी। प्रोजेक्ट विश्व के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में भी भ्रष्टाचार के कारण इसे बंद करना पड़ा। इन सब घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि बीएसएनएल की ग्रोथ रुक गई, नए टावर्स नहीं लगाए गए, नए इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए और जो सेवाएं पहले से थी वो भी धीरे धीरे खराब होती चली गई। वहीं निजी कंपनियों ने अपनी सेवा को सुधारते हुए आगे बढ़ाना जारी रखा। बीएसएनएल की गिरावट का सबसे बड़ा कारण एक इंटरनल करप्शन और जांच। जबकि निजी कंपनियां बिना किसी रुकावट के अपना विस्तार करती रही, बीएसएनएल को सरकारी जांच और टेंडर घोटालों के कारण अपने कामकाज को रोकना पड़ा। यही कारण था कि बीएसएनएल एक समय की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी से धीरे धीरे पीछे होती गई। सेकंड सबसे बड़ी गलती थी रूड स्टाफ। और बीएसएनएल सरकारी कंपनी होने के नाते अपने कर्मचारियों के घमंड और रुखे के कारण भी समस्याओं में फंस गई। जब बीएसएनएल मार्केट लीडर थी तो उसके कर्मचारी सोचते थे कि उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपको एयरटेल से ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो आपको बस एक कॉल करना होगा। एयरटेल का कर्मचारी अगले दिन आपके घर आएगा, कनेक्शन लगाएगा और एक आईडी लेकर चला जाएगा। लेकिन आपको बीएसएनएल का कनेक्शन अगर चाहिए
तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर BSNL के कर्मचारी आएंगे, सर्वे करेंगे और कहेंगे कि 7 दिन में कनेक्शन लगेगा। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या होती है तो आपको फिर से शिकायत करनी होगी और इंतज़ार करना पड़ेगा। BSNL की ख़राब सर्विस के कारण जनता बहुत परेशान थी और जैसे ही उन्होंने दूसरा विकल्प मिला उन्होंने तुरंत BSNL को छोड़ दिया। BSNL के पतन का सबसे बड़ा तीसरा कारण था कि जियो की एंट्री। जब जियो ने टेलीकॉम मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने सभी सस्ते और फ्री इंटरनेट ऑफर किया। साथ ही जियो ने 3G के बजाय सीधा 4G नेटवर्क पर सुविधा दी। इससे जनता को तेज और सस्ता इंटरनेट मिलना शुरू हो गया। एक बार जब लोगों ने 3G की जगह 4G का इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्होंने BSNL की तरफ देखना ही बंद कर दिया। उस समय BSNL का नेटवर्क आधे से ज़्यादा 2G पर ही था और कुछ जगहों पर 3G की सुविधा थी, लेकिन जब बाजार में 4G का विकल्प उपलब्ध हुआ तो लोग BSNL को क्यों इस्तेमाल करते। जियो की एंट्री ने टेलीकॉम मार्केट में इतनी बड़ी हलचल मचाई कि बहुत सारी छोटी और बड़ी कंपनियां बंद हो गई। इसका एक बड़ा कारण था जियो का बेहद सस्ता और फ्री इंटरनेट ऑफर करना, जिससे दूसरी कंपनियां मुकाबला नहीं कर पाई। BSNL के पतन का चौथा मुख्य कारण था इंटरनल इन्फिशिएंसी, मतलब वे अपने रिसोर्सेज को प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था उनका एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र ARPU, जो कि बहुत कम था। ARPU का मतलब होता है एक यूज़र कंपनी से कितनी कमाई कर रही है। शहरों में लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं, जिससे कंपनियों का ARPU बढ़ता है, लेकिन BSNL ज़्यादातर गांव, दूर दराज के इलाकों और पहाड़ी इलाकों में काम कर रही थी। वहाँ की जनता की आमदनी कम थी और BSNL को सरकारी कंपनी होने के नाते अपनी सर्विसेज सस्ती रखनी पड़ती थी। इस वजह से उनका ARPU भी काफ़ी कम था। BSNL के खर्चे बहुत ज़्यादा थे। एक समय पर BSNL के लगभग 1,70,000 कर्मचारी थे और सभी को मोटी मोटी सैलरी होती थी। दूसरी तरफ इनकी इनकम इतनी नहीं थी कि वे अपने खर्चों को कवर कर सकें। इनकम और खर्चे ज़्यादा होने की वजह से BSNL की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। BSNL का टूटना देश के लिए अच्छा नहीं है। BSNL का बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि BSNL पूरी तरह से ख़त्म हो गया तो बाज़ार में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही रह जाएंगी और मार्केट में मेन 3 बड़ी कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये तीनों कंपनियां मिलकर मार्केट का 90% हिस्सा कंट्रोल करती है। अगर BSNL ख़त्म हुआ तो इन कंपनियों के पास मनमाने रेट तय करने की पूरी आज़ादी होगी और इससे जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन BSNL का बना रहना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे और रेट्स कंट्रोल में रहे। अब जान लेते हैं BSNL के फ्यूचर में वापसी की वजह और संभावनाएं। पहला कारण है BSNL का जो नेटवर्क है वो दूर दराज के इलाकों में फैला हुआ है। ये गाँव, पहाड़ियों और उन जगहों पर भी है जहाँ जियो और एयरटेल नहीं पहुँच पाए। BSNL ने वहाँ सेवाएं दी है जहाँ कोई और नहीं पहुँचा। यही वजह है कि BSNL का सीन हमेशा चालू रहती है और यह एक बड़ी वजह है कि BSNL अभी भी जिंदा है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है सरकार का सपोर्ट। BSNL एक सरकारी कंपनी है और इसे सरकार से फंड मिलता रहता है। मोदी सरकार की BSNL को रिवाइवल के लिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड रिलीज किया गया है। सरकार ये जानती है कि BSNL का बने रहना ज़रूरी है, नहीं तो जनता नाराज़ हो जाएगी, इसलिए सरकार इसे सपोर्ट करती है और फंड मुहैया कराती है। तीसरा, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। BSNL को टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करना ज़रूरी है। अभी तक BSNL 4G की तैयारी कर रहा है और 2024 तक 4G की सर्विस शुरू करने का टारगेट है। इसके बाद 2025 में 5G सर्विस शुरू करने की योजना है। इसका टेंडर टाटा कंपनी की TCS को दिया गया है, जिससे हमें उम्मीद है कि वे समय पर काम पूरा करेंगे। और वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। BSNL ने अपने पुराने और अप्रभावी कर्मचारियों को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायर कर दिया है। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिलेगी। नई भर्ती में ऐसे लोग आएंगे जो पहले की गलतियों से सीख चुके हैं और बेहतर काम करेंगे। अभी पब्लिक का सपोर्ट भी BSNL के साथ है। पहले लोग BSNL को इग्नोर करते थे और जियो, एयरटेल के पास चले गए थे, लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनियों ने मनमानी रेट बढ़ा दी है तो जनता को समझ में आ गया है कि BSNL का बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब लोग BSNL की तरफ वापस आने को तैयार हैं, बशर्ते BSNL अपनी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में सुधार करे। BSNL का भविष्य उज्जवल हो सकता है अगर वह अपने प्लान्स को सही से इम्प्लीमेंट करे और अपनी सर्विसेज का बेहतर बनाए। BSNL का एक नया प्लान आया है जिसमें 1515 रुपये में साल भर का प्लान मिल रहा है। ऐसे प्लान से जनता को फ़ायदा होगा और वे BSNL की तरफ आकर्षित होंगे। अगर BSNL अपने 4G और 5G सर्विसेज को समय पर लॉन्च कर देता है और अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाता है तो वह फिर से मार्केट में अपनी पकड़ बना सकता है। BSNL की केस स्टडी से हमें कुछ बातें रियल लाइफ में सीखनी चाहिए। किसी भी चीज़ की आदत मत डालो, अगर किसी चीज़ की आदत पड़ गई तो उसी का फ़ायदा उठाया जाएगा, इसलिए किसी भी चीज़ की आदत से बचो। सेकंड,
कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता। अगर कुछ फ्री में दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान, इसका पेमेंट हमसे ही वसूला जाएगा। समय के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो आप मार्केट में बने रहेंगे। BSNL को समय पर 3G से 4G और फिर से 5G अपग्रेड करना चाहिए था। चाहे कितना ही बड़ा BSNL का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर वह अपनी कमियों को सुधार कर ले और जनता के समर्थन को ध्यान में रखते हुए काम करें। इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करें और सरकारी समर्थन का उपयोग करें। जनता का समर्थन भी BSNL के लिए महत्वपूर्ण है, इसे मार्केट में पकड़ बना सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और BSNL के नए फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।